हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंद्रजीत आपके सामने एक बार फिर से संविधान के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, संस्कृति और शिक्षा मानव जीवन की दो बहुत मूलभूत विशेषताएं हैं और जिनका जो है हजारों साल में विकास हुआ है। हमारा जो देश है बहुत विविधतापूर्ण देश है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारे धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो इस बात पे बेहद संवेदनशील तरीके से चर्चा की गई कि आखिर विभिन्न संस्कृति और भाषा भाषी लोगों को कैसे संरक्षण प्राप्त किया जाए। तो इसलिए ये संविधान का जो प्रावधान है इसको हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इस बात को रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृति जो होती है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होता है। यानी कि हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, ये सब संस्कृति के पार्ट हैं। तो किसी का धर्म जो है वो अलग है और उस धर्म के अनुसार उसके बहुत सारे आचरण भी हैं। तो इस पे कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए और तथा किसी को भी इसके अंतर्गत कमजोर या विभेदित करके ना माना जाए, इसलिए ये व्यवस्था हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में दी गई। दोस्तों, इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 जो है वो हमें क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है के हितों का संरक्षण। दोस्तों, जो अल्पसंख्यक है इस शब्द को कहीं संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बशर्ते इसका मतलब इतना है कि कोई चाहे धार्मिक समूह हो या कोई भाषाई समूह हो। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा मिला हुआ है, या जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं। तो इनका जो हित है वो किस प्रकार से हमारा राज्य जो है वो संरक्षित करेगा, उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 29 में दी गई है। तो इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के साथ साथ जो बहुसंख्यक जनसंख्या है उनके हितों के लिए उनके भी भाषा और धर्म के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसमें ऐसा कहीं ये नहीं कहा गया कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के हितों को ही बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि अब जो बहुसंख्यक हैं तो उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं अगर उनको विशेष प्रोटेक्शन स्टेट नहीं देगा तो उनकी संस्कृति और भाषा नष्ट हो सकती है। इसलिए अनुच्छेद 29 में आर्टिकल 29 में इस बात की व्यवस्था संविधान में की गई है। दोस्तों, उसके बाद आता है अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है दोस्तों? चूंकि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनकी एक अपनी भाषा होती है, कोई उनकी विशेष धार्मिक मान्यताएं होती हैं, कुछ विशेष उनके पर्व होते हैं, कुछ विशेष उत्सव होते हैं। तो इन सबका संरक्षण जो है किस प्रकार से किया जाए और इनको शिक्षा देने की व्यवस्था किस प्रकार से हो। क्योंकि अब दोस्तों क्या है कि जैसे एक स्टेट है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एजुकेशन में यूनिफॉर्मिटी लागू कर दिया जाए, यानी एक रूपता, यानी एक ही प्रकार की शिक्षा सब लोगों को दी जाए, तो इससे क्या होगा कि जो किसी रीजनल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई उड़िया भाषा का है या कोई गोंड भाषा का है, कोई संथाली भाषा का है या कोई असमिया भाषा को जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन अगर उसको भी हम हिंदी भाषा में शिक्षा दें या उसको हम इंग्लिश में शिक्षित करें या हम अपनी जो हमारा जो हिंदू धर्म का जो कल्चरल जो सिस्टम है उस पर थोप दें, तो इससे क्या होगा कि उनकी भाषा और उनका कल्चर नष्ट हो जाएगा। तो इससे उनका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष व्यवस्था आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। तो दोस्तों, 30 में स्पेशली क्या बताया गया है? आर्टिकल 30 में हमको यह बताया गया है कि जो शिक्षा संस्थान होंगे उनकी स्थापना और प्रशासन। दोस्तों, क्या है कि हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि जो भी स्कूल चल रहे हैं, जो सामान्य स्कूल है जिसमें किसी भी वर्ग समुदाय का बच्चा पढ़ सकता है, वहां तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तो हिंदी, इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज मीडियम में शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो अब उनके लिए दिक्कत हो रही है, तो उनको आर्टिकल 30 में अलग से ये व्यवस्था दी गई है कि वो जो शिक्षण संस्थान है वो अपनी मर्जी से और अपनी सुविधा के अनुसार स्थापित भी कर सकते हैं और प्रशासन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है शिक्षण संस्थान को स्थापित करने की, उसमें 3 तरीके के संस्थान आते हैं।
पहला कौन सा संस्थान है? पहला जो है जिसको राज्य मान्यता देता है एवं आर्थिक सहायता देता है, आर्थिक सहायता देता है, ये पहले वर्ग का स्कूल हो गया। अब इसको हम, अब जैसे हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल्स हैं या और भी जो गवर्नमेंट के मिडिल क्लास या इंटर कॉलेज हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा है कि राज्य जो है वो मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन आर्थिक सहायता नहीं देता है, तो इसको हम प्राइवेट कह सकते हैं या एडेड कॉलेज कह सकते हैं। तो ये भी लगभग पहली कैटेगरी के अनुसार ही है, यहाँ पे भी सबको सामान्य रूप की शिक्षा दी जाती है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है कि राज्य जो है वो ना तो मान्यता देता है और ना ही आर्थिक सहायता देता है। तो दोस्तों ये जो तीसरी कैटेगरी, पहली दो कैटेगरी जो है उसमें जो भी शिक्षण का मानक होगा जो स्टेट निर्धारित करेगा, यानी जो भी क्यूरिकुलम, जो भी पाठ्यक्रम राज्य सरकार या केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, वही पाठ्यक्रम, वही व्यवस्था राज्य द्वारा मान्यता और आर्थिक प्राप्त स्कूल में प्लस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों में ये व्यवस्था लागू होगी। लेकिन जो तीसरी व्यवस्था है जिसमें ना तो राज्य मान्यता दे रहा है और ना ही कोई आर्थिक सहायता दे रहा है, अगर ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जाना है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ मदरसे की व्यवस्था है, मदरसा स्थापित करने की व्यवस्था है, तो इस प्रकार से जो मदरसा में है क्या यहाँ पे इस्लाम धर्म की एक विशेष शिक्षा दी जाती है, तो इनको आर्टिकल 29 और 30 में विशेष प्रावधान करके ये उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपने मदरसे में अपनी धार्मिक शिक्षा जो है वो अपने बच्चों को बिना किसी रोक टोक के प्रोवाइड करा सकते हैं। हालांकि ये चाहे तो स्टेट के जो दूसरे पाठ्यक्रम है, यानी सामान्य जो शिक्षा है जिसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, अन्य विषयों की पढ़ाई है, ये यहाँ करवा सकते हैं। अगर ऐसा ये चाहे तो राज्य उसकी व्यवस्था करे। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ हमको जो है अपने इस्लाम के जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, या उससे संबंधित जो भाषा है या उससे संबंधित जो सांस्कृतिक पहलू है, हमें उसकी शिक्षा देनी है, तो राज्य इस प्रकार का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्गों को देता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, देखने में जैसे कि जो मेजोरिटी लोग हैं तो उनके लिए तो ये लगता है कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जो माइनॉरिटी ग्रुप है दोस्तों, उनकी संस्कृति और शिक्षा को प्रोटेक्ट करने के लिए यह संविधान में प्रावधान किया गया है। और दोस्तों इस समय परीक्षाओं में वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार जो है वो अनुच्छेद किस में दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये पूछ लिया जाता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, आर्थिक सहायता प्राप्त, या ऐसे इन तीनों स्कूलों को कैटेगराइज करके पूछ लिया जाता है। अभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो इसलिए हमने इस पे सोचा कि आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताया जाए, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़े और परीक्षा में आप इसको अच्छे से सॉल्व भी कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।